अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिस्कानी। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। बीएस जनरिक पोस्ट आरएन के जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस पे बहुत कम लोगों की गिरफ्त होती है और हम भी खुद तालिबे इल्म हैं। तो हम कोई बायो स्टैटिस्टिक्स के स्पेशलिस्ट नहीं है, मगर हम कोशिश करते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास है या जो चीज़ें हम सीख रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाएं। तो जो लम्स का जो पेपर है वो होता है बीसीक्यूज, अब पोस्ट आरएन और जनरिक का। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो उनका भी जो पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन के एग्जाम के लिए या एमएसएन के एंट्रेंस के लिए भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो एमएसएन की एंट्रेंस की तैयारी करते हैं बिलखुसूस लम्स के अंदर एडमिशन के लिए, तो उनमें बायोस्टैटिक्स, एपिडेमोलॉजी, रिसर्च और इंग्लिश, चार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कमीशन में भी इनके, वो फेडरल हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उनमें भी इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, उसका कंटेंट है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। नंबर टू, टेबल्स। नंबर थ्री, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फोर, बार ग्राफ्स। नंबर फाइव, हिस्टोग्राम। नंबर सिक्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नंबर सेवन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने कंटेंट रखे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है जो सिलेबस का, पोस्ट आरएन और जनरिक का। तो उसमें से हमने वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो सिलेबस में हैं, और उनको हम बायो स्टैटिस्टिक्स की बुक में से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा, टेबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इन चीज़ों को हम समराइज करके बहुत शार्टली जो है इनको डिस्कस करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो डेटा जो है, सबसे पहले डेटा को जितना भी हम जहां से भी पढ़ेंगे, तो डेटा जो होगा हमें कलेक्शन ऑफ डेटा करनी होगी और वो ऑर्गेनाइज करना होगा डेटा। फॉर एग्जांपल हम डेटा ले रहे हैं स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट क्लास में है, और उनका हम डेटा क्या ले रहे हैं, उन स्टूडेंट का स्कोर जो है देख रहे हैं हम। हमने पेपर लिया, पेपर का जो स्कोर है, किसी स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लिए, किसी ने 30 लिए, किसी ने 35 लिए, किसी ने 51 लिए। ये सारे 100 हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर उनका स्कोर, ठीक है, वो हमने सारा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम ग्राफ में ला रहे हैं, बार में ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं। तो इस अमल को कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा, मींस अरेंजिंग डेटा इन मीनिंगफुल वे टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट। तो हम वो डेटा अरेंज करें और मीनिंगफुल वे में, जिसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकें और एनालाइज भी कर सकें, कि सबसे ज्यादा फिर मार्क्स किसने ली और सबसे कम मार्क्स किसने ली, ग्रेड A1 में कौन आया, बी में कौन आया। इस सारे अमल को हम कहेंगे organizing and displaying data. In simple definition, the definition of organizing and displaying data, it means the arranging data in the meaningful way to understand and analyze it. Then उसके बाद हमारे पास था ये टेबल। तो टेबल जो होता है, जो भी हम डेटा लेंगे उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, और वो सिस्टमेटिक वे जिसमें हम अरेंज करेंगे वो रोज में हो, वो कॉलम्स में हो, तो उसको हम कहेंगे टेबल्स। आगे हम चलेंगे तो हम इन चीजों को डिस्कस भी करेंगे। डेटा प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा सेम बात है। वंस डेटा इज कलेक्टेड, इट मस्ट बी अरेंज्ड इन पर्पज पॉजिटिवली इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ क्लासिफिकेशन showing the difference value of a variable and their respective frequencies. The number of times
ईच वैल्यू अकर्स, जितनी बार वो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप इन सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें, अ समरी ऑफ हाउ ऑफन ईच वैल्यू और रेंज ऑफ वैल्यू अकर्स, कितनी बार, कितनी दफा वो वैल्यू जो है आया उसमें, किसी भी टेबल में, किसी भी अरेंजमेंट में जितनी दफा वो आएगा वैल्यू, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखें, अब इस ये है एक टेबल, जैसे हमने कहा हमारे सिलेबस में था टेबल्स। तो टेबल्स जो होते हैं उसको हम रो में या कॉलम में अरेंज करते हैं। तो ये देखें, कॉलम दिए हुए हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। अब जितने भी स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो एक स्टूडेंट है जिसका 105 सेंटीमीटर हाइट है, दूसरा है जिसका 100 है, तीसरा है जिसका 109 है। इस तरीके से 50 स्टूडेंट का जो डेटा लिया गया है वो टेबल फॉर्म में अरेंज किया गया है कॉलम्स में। ठीक है, इस डेटा की प्रेजेंटेशन को टेबुलर फॉर्म आप कह सकते हैं। ठीक है, ये है रॉ डेटा। अब इसमें हमने देखनी है फ्रीक्वेंसी के कौन सा वैल्यू रिपीटेडली आया है। ठीक है, आपने देखा 2 पे 100 है, फिर 100 है, इसी तरीके से आपको 103 मिलेगा, 103 मिलेगा। ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। The data should be arranged either ascending order or descending order to magnitude or kind। हमने क्या कहा कि टेबल फॉर्म में जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे कि सबसे पहले ज्यादा स्कोर वाला, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब जब हमने फर्स्टली टेबल में रखा, ऑर्गेनाइज किया, तो हमने रॉ डेटा उसको कहेंगे। जैसे आप देखेंगे 105 है सबसे पहले, फिर है 1019 नीचे है, अतः 119 जो है वो ज्यादा है वैल्यू। इसी तरीके से 122 और ज्यादा है। तो यहाँ पे डेटा जो दिया गया है वो रा में दिया गया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में नहीं दिया गया। और अगर वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से वो डेटा रखा जाए तो उस टेक्निक को कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलस्ट्रेशन। जैसे अब देखेंगे आप इस डेटा को जो अरेंज किया गया है, स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट और फिर उनकी अरेंजमेंट, उसमें क्या है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने टेबल में 2.2 वाले में फर्स्ट में मैंने दिखाया। अब इस टेबल में आप देखेंगे 2.2 में, तो ये जो है वो ग्रुप्ड नहीं है। दिस रेदर टेबल नंबर 2.1 में हम देख कर आए। अब ये नीचे किया दिया गया जहां पे मेरा एरो है, ये इस टेबल को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। हमने रेंज निकाली है कि क्लास इंटरवल जो हम पहले लेक्चर में पढ़ के आए, इंटरवल में हम क्या कर रहे थे, 100 टू 104, 105 टू 109, मीन्स 4 का इंटरवल निकाल रहे हैं हम। तो इसको फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। जो ग्रुप का हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। 4 के इंटरवल पे हमने उसको अरेंज किया हुआ है, तो इसको कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप देख सकते हैं टेबल नंबर 2.3 के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात की, उसको हम आगे वाले उसमें डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है,
अगर यहाँ पे भी हम इसको चलें डिस्कस करें, तो इसके दो तरीके हैं। आप या तो असेंडिंग में इसको निकाल सकते हैं, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल सकते हैं। अब जो डेटा होगा उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन अगर हो तो वो कैसे होगी, जैसे हमारे सिलेबस में था, ग्राफ्स जो होंगे वो डिफरेंट ग्राफ्स में आते हैं, मगर हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ बार ग्राफ है। तो हम थोड़ा और भी ग्राफ को डिस्कस कर देते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च के अंदर। बायो स्टेटिस्टिक्स पढ़ते ही हम रिसर्च के लिए है। तो वो जो हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन किस में है, वो लाइन ग्राफ में है, बार ग्राफ में है, पाई डायग्राम में है, हिस्टोग्राम में है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में है। तो यहाँ पे हम बार जो है ग्राफ भी पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी पढ़ेंगे, और कम्युलेटिव भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बार चार्ट की तरफ या बार ग्राफ की तरफ जाते हैं। तो बार ग्राफ या बार चार्ट जो होता है वो डेटा प्रेजेंट करते हैं हम बार में, ठीक है। इट इज कन्वेंट ग्राफिकल डिवाइस दैट पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग नॉमिनल आर ऑर्डिनल डेटा। अब हम इनको भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम पहले उसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल को डिस्कस करके आए हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। तो किसी को भी डेटा को हम बार्स में दें। अब बार कैसे होती हैं, आप इसमें देख सकते हैं जहां पे एरो है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये बार दी हुई है कि एक डेटा है इन्होंने लिया है। इन इंडियन रेफरेंस मेन इज बिटवीन 220 to 39 years ऑफ एज एंड वेट 60 kg। अब इन्होंने एज एंड वेट का जो है वो डेटा निकाला हुआ है। तो इसमें आप जस्ट इंडियन का ये डेटा है, हम इस पे नहीं जाते क्योंकि वो किसी भी तरीके से आ सकता है। किसी भी चीज का डेटा निकालने के लिए हम बार और ग्राफ में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने रिसर्च की है बर्ड्स के ऊपर, तो उसने क्या किया, सैंपल जो साइज ली वो 40 बर्ड्स लिए, ठीक है। उसने उसको डाइसेक्ट किया और डाइसेक्ट करने के बाद उनमें से कितने बर्ड्स जो है वो पॉजिटिव मिले जिनमें हेलमिंथ्स थे। वहां से 10 बर्ड्स मिले जो पॉजिटिव थे, ठीक है। 10 बर्ड्स जो पॉजिटिव थे उसमें फिर कौन से हेलमिंथिक पैथोजन मिले। तो इनके लिए आप जो जब रिसर्च करेंगे तो फिर ग्राफिकल डेटा की प्रेजेंटेशन अलग अलग हर चीज की पहले बनाएंगे। टोटल जो है कितने हैं हमारे पास सैंपल, फिर उनमें से पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, हाउ मेनी बर्ड्स वर दी पॉजिटिव विद द पैथोजन एंड हाउ मेनी वर नॉट पॉजिटिव आर द नेगेटिव। फिर हम वो चार्ट में ग्राफ में देंगे कि इतने जो है वो पॉजिटिव थे, हमने 40 लिए, फिर 30 उसमें से 10 जो है उसमें पॉजिटिव थे और 30 जो है उसमें नेगेटिव थे। एक बात याद रखें, जो बार ग्राफ होती है उसके बार जो होते हैं सेपरेट होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एक कॉलम दिया हुआ है वो सेपरेट है, फिर दूसरा दिया हुआ है वो सेपरेट है। आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे आपके कॉलम उतने ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 वेरिएबल है तो आपके कॉलम 10 होंगे। आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो आपके जो है कॉलम जो होंगे, बार जो होंगी वो 10 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, एज पर दी ऑफ वेरिएबल्स। ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल में हो, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकते हैं ये बार, ठीक है। वर्टिकल में भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रिसर्च पे आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही कोई स्पेशलिटी होती है कि फला चीज के लिए आप मेडिकल में हैं, आप जो है इंजीनियरिंग में हैं, आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, तो आप उसको बार को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसका डिफरेंस होगा कोई भी नहीं। आप चाहें तो आप वर्टिकल में रख लें, आप चाहें तो आप उसको हॉरिजॉन्टल में रख लें। अब इसकी बार की डिफरेंट टाइप हैं। ये जो दी गई है ये सिंपल बार है। मल्टीपल बार भी हो सकती हैं, कंपोनेंट बार भी हो सकती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये है मल्टीपल बार। मल्टीपल बार में ऐसे होता है कि 2 कॉलम 3 कॉलम भी हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल बार दी है, ठीक है। मल्टीपल बार में इन्होंने लैंड एंड पॉपुलेशन दी है कि भाई एरिया जो है वो एरिया है फॉर एग्जाम्पल 2000 एकड़, और वहां पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो वहां पे 50 लोग हैं, 50 जो है होम्स हैं, या वहां पे जो छोटे बच्चे हैं वो 100 हैं। तो आप दो वेरिएबल आपके होंगे, आपकी मल्टीपल बार भी हो सकती है। आपका जो वेरिएबल है वो आपने सारे कॉन्टिनेंट का लिया है, तो आपकी बार भी डबल होंगी। अच्छा, आप चाहते हैं एक बार आपकी जो है वो प्लेन हो, दूसरी फील्ड हो, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। जस्ट आपको नोन होना चाहिए कि अगर दो बार दो वेरिएबल एक ही चीज के ले रहे हैं तो आप यूज कौन सी करेंगे, मल्टीपल बार यूज करेंगे, या आप उसे कंपाउंड बार भी कह सकते हैं। इसी तरीके से कंपोनेंट और प्रोपोर्शनल बार। अच्छा, मैंने क्या बताया, कंपोनेंट और प्रोपोर्शनल बार में क्या होता है कि एक ही बार के अंदर, बार यहां पे देखें, मल्टीपल बार में दो अलग अलग बार दिए हैं, उसमें आपने एक में लैंड दिखाया है, दूसरी में पॉपुलेशन दिखाई है, ठीक है। ये है जो है लाइट है, तो ये पॉपुलेशन, और ये डार्क इन्होंने की है। यहाँ पे आप फिर बना देंगे उनके कि डार्क वाले में क्या है और उसमें क्या है। इसी तरीके से कंपोनेंट बार या प्रोपोर्शनल बार के अंदर आप क्या करेंगे, एक ही बार का हाफ पार्ट जो है वो आप फिल्ड कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई और चीज दिखा रहे हैं, और दूसरे पार्ट में आप जो है कोई और चीज दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंपोनेंट बार के अंदर इन्होंने दिखाया है कि जो डार्क हिस्सा है वो ओल्ड है, और जो लाइट हिस्सा है वो न्यू है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, जनवरी में पॉपुलेशन जो थी वो 70% थी, और दिसंबर में जो पॉपुलेशन थी, या फिर आप कह रहे हैं कि 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो 1 करोड़ थी, और 2025 में जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है। तो आप उसको डिफरेंट दे, या फिर आप पॉपुलेशन एंड लैंड भी दिखा सकते हैं। इट मीन्स एक ही बार में दो अगर वेरिएबल्स का डेटा दिया गया हो तो उसको आप क्या कहेंगे, कंपोनेंटल बार कहेंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसी बार आती है जिसे एक ही बार में कट है और वहां पे सेपरेशन दी हुई है, कलर्ड दी हुई है, दो चीजों का डेटा दिया हुआ है, और वो पूछते हैं कि ये कौन सी बार है, तो आप उसे कहेंगे कंपोनेंटल बार है या प्रोपोर्शनल बार, सेम बात है। उसके बाद था हमारा हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम इन सिंपल वर्ड? Histogram is a graph showing the distribution of continuous data. क्या करेगा वो, कंटिन्यूअस डेटा, आपका डेटा चल रहा है 10 12 25 40 48, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका, ठीक है। इस कंटिन्यूअस डेटा को शो करने वाली चीज को क्या कहेंगे आप, जैसे यहाँ पे ये जो है टेबल दिया हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है एज ग्रुप्स इन ईयर, नंबर ऑफ फीमेल। अब 15 से 19 ईयर की जो एज की पॉपुलेशन में 10 फीमेल है, 20 से 24 ईयर की पॉपुलेशन में 25 जो है वो फीमेल है, 25 to 29 ईयर की पॉपुलेशन में 38 फीमेल है, 30 ईयर से 34 ईयर की पॉपुलेशन में 45। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है डेटा, और असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो इसको कहेंगे आप हिस्टोग्राम। और उसमें डेटा जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। आप अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डायग्राम टू डिपिक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। किसमें, ग्राफ में। हम देखते हैं ये रफ डेटा इन्होंने दिया हुआ है। A histogram consists of series of continuous vertical rectangle इसमें a set of compact variable vertical bars drawn side by side, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, बार ग्राफ में हमने देखा था अलग अलग बार थी, ठीक है, और फिर दूसरा वेरिएबल, फिर अलग। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करा दूं, यहाँ पे इन्होंने अफ्रीका की बार दिखाई है, तो इसमें इन्होंने लैंड एंड पॉपुलेशन,
ये दो बार साथ में, मगर फिर दूसरी जब यूरोप की दिखाई तो इसकी बार जो है इन्होंने सेपरेट कर दी, इनके बीच में गैप है, एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है। मगर हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, हिस्टोग्राम के अंदर जो बार होती है वो मिली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बार है अफ्रीका की, ये एशिया की, ये यूरोप की, ठीक है, ये अंटार्कटिका की। ये सारी बार जो है एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएबल, लार्ज एंड शॉर्ट नंबर ऑफ वेरिएबल, फिर इनको शॉर्ट और लार्ज किया जाता है। यहां पे हमने क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी कि 5 से 10, 15, 20, 25, 5 5 के इंटरवल पे हमने फ्रीक्वेंसी रखी। टोटल जो हमारे पास नंबर हैं वो 50 हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो 14.5, 19.5, 24.5, 29.5। तो उस रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हमारी बार जाना चाहिए। ऐसी बार जो मर्ज हो, जो सेपरेट ना हो, जो ज्वाइंट हो एट मिड पॉइंट में, ठीक है। बाकी उसकी टॉप और जो हाइट है वो एज पर उसकी नंबर ऑफ द डेटा पर होगी, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को आप कहेंगे हिस्टोग्राम। उसके बाद हमारा था टॉपिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम खुद भी इम्प्रूव कर सकेंगे और आप लोगों तक भी हम नॉलेज जो है वो अपडेट पहुंचा सकेंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की सिंपल डेफिनेशन में आप ऐसे कहते हैं, अ लाइन ग्राफ शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू। लाइन ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी के ईच वैल्यू को शो करे। अब आपने देखे वहां पे हिस्टोग्राम में, टेबल में, बार में, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक कर्व होता है। क्या होता है? ये मेरा एरो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरो, ये कर्व है। ये कर्व शो करेगा जो भी हमारी जो वैल्यू होगी, टॉप वैल्यू होगी, जिसपे हम वो वैल्यू ले रहे हैं। एक बात याद रखें, इंपॉर्टेंट, सेम हिस्टोग्राम ही होता है। हिस्टोग्राम में लाइन का कर्व जो है, लाइन बार जो है, वो लाइन जो उसको अरेंज करेगी, जो डेटा को शो करेगी, वो दी जाएगी, तो ये बन जाएगा पॉलीगॉन। जो ग्राफ है उसके अंदर हम लाइन को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हिस्टोग्राम था। अब हिस्टोग्राम को हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी से शो करेंगे, तो इसको हम लाइन ग्राफ से शो करेंगे। और वो लाइन जो ग्राफ होगा वो शो करेगा सारे डेटा को। इट इज कर्व्ड obtained by joint the midpoint of the top of the rectangle इन अ हिस्टोग्राम बाय स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है। डेटा 8 है, यहाँ पे 8 पे, फिर डेटा जो है वो 12 पे, तो ये कर्व 12 से मुड़ा। और फिर डेटा जो हमारा है 25 पे है, तो 25 पे उसको 30 पे, फिर वहां से मूव हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी और नंबर जो मार्क्स हैं वहां पे कर्व लाइन होगी इसमें ग्राफ के अंदर, तो आप उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के डिफरेंट शेप भी होते हैं। आप उसमें भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अगर आप डीप में दे उसको पढ़ेंगे तो डिफरेंट शेप होंगे। उस शेप में आप देखेंगे, अगर जैसे शक्ल ए में डायग्राम के अंदर दी हुई है, तो इस फिगर को कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप्ड जो है वो कर्व अगर आएगा तो आप उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेल शेप्ड। इसी तरीके से सिमेट्रिकल भी होते हैं, बाय मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे आप 2 से 3 उसमें कर्व होंगे। इसी तरीके से सिमेट्रिकल होंगे, नॉन सिमेट्रिकल होंगे, जिसे आप असिमेट्रिकल कहें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसे कर्व आर ओगिव भी कहते हैं।
It is graphic which the ogive in ordinary frequency distribution table of quantitative cumulative frequencies are where the plotted corresponding to the upper frequency at each upper limit. अब इसमें हम समझें कैसे, आप सिंपल डेफिनेशन अगर देखें, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल वैल्यूज अप टू सर्टेन पॉइंट, टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल वैल्यूज अप टू सर्टेन पॉइंट, अप टू सर्टेन पॉइंट का जो मेन उसकी जो पॉइंट होगी, द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अपर लिमिट ज्वाइंट फ्री हेड कर्व। अच्छा, अब तो एक तो बात याद रखें, अगर आपसे कोई सवाल आता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज, तो आप उसे कहेंगे ओगिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तो आपका। अब इसमें देखेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ओगिव कर्व है, ये स्टार्ट होगा फॉर एग्जांपल 0 से। अब हमें 110 की रेंज चाहिए, तो वहां पे इसको डार्ट होगा, ब्लैक जो है वो कर्व होगा, ओगिव होगा, और उससे फिर जो चलेगा, जैसे तरीके से हम बार को अरेंज कर रहे थे, सेम तरीके से हम इस कर्व से, ओगिव कर्व से जो है उसको शो करेंगे। तो इसको कहेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने यहाँ पे उस बुक के अंदर जितनी एक्सरसाइज दी हुई है, अगर जिनका सब्जेक्टिव होता है तो ये आप याद कर लें, इनको स्टडी कर लें। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ओगिव, पाई डायग्राम। ठीक है, उसके अलावा डेटा कैसे निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें आप इसमें से एक्सरसाइज को सॉल्व करके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसके हम इसी ही चैप्टर के जो एमसीक्यूज का लेक्चर होगा, हम वो अलग से करते हैं। जैसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद हम दूसरा जो लेक्चर, दूसरी जो वीडियोस बनाते हैं वो एमसीक्यूज के ऊपर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आप इनको स्टडी भी करें और अपनी नॉलेज की इन्हांसमेंट भी करें, आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।